नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अवकलन का अनुप्रयोग और अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान। तो ये क्या होता है? वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए क्या होता है, वर्धमान फलन क्या होता है। यानी वर्धमान फलन, पहली बात पहले आप समझिएगा वर्धमान फलन क्या होता है, ठीक है। वर्धमान फलन वो होता है जो या तो बढ़े या बराबर रहे, बढ़े बराबर है, वो वर्धमान फलन कहलाता है। यानी अगर जैसे ये ऐसे है, जैसे आप चढ़ान पर चढ़ते हैं, चढ़ान यानी पहाड़ पर आप चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि पहाड़ पर चढ़ते समय कि कभी बहुत ऊंचाई हो जाता है, ऐसे एकदम सीधे होता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी इस तरह होता है, कभी ऐसे होता है, ऐसे हो। यानी इस तरह का पहाड़ न हो कि आप ऐसे चढ़ें फिर ऐसे चढ़ें, फिर ऐसे चढ़ें फिर ऐसे चढ़ें, ऐसे नहीं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि वो नीचे न जाए, कभी ढलान न हो, हमेशा या तो क्षैतिज में हो या तो वो बढ़ता हुआ हो। तो इस तरह का कहीं भी ग्राफ है दिख रहा है तो इसे हम कहेंगे वर्धमान, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है निरंतर वर्धमान, निरंतर, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन। तो निरंतर वर्धमान का मतलब है वो केवल बढ़ता ही रहे, सिर्फ क्या हो, बढ़ता ही रहे, यानी ऐसे हो, इस तरह। इसका मतलब ये है कि जब आप इधर x का मान बढ़ाते जाएंगे तो y का मान हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहीं पर भी इस तरह बराबर नहीं है। तो इस तरह का अगर फलन होगा तो हम कहेंगे निरंतर वर्धमान है। इसी तरह अगर हम दूसरा ये कि ह्रासमान अगर हम पढ़ते हैं, ह्रासमान फलन, तो ये फलन क्या होगा, तो सीधे इसका उल्टा, यानी इसमें जैसे इधर जा रहा है तो अब इसमें क्या हो कि ये घटता रहे, ये ऐसे हो, घटे, नीचे की तरफ जाए। तो जब ये नीचे की तरफ जाए या बराबर रहे तो इसको हम कहेंगे कि ह्रासमान है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फंक्शन। और निरंतर घटता हुआ निरंतर ह्रासमान है, अगर निरंतर ह्रासमान अगर है तो इसका मतलब ये है कि यह जो है यह ऐसे है, इस तरह है, ठीक है, यह इस तरह है, यानी केवल वो घट ही रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये घट रहा है, तो इसको हम कहेंगे ह्रासमान और इसको कहेंगे निरंतर वर्धमान, इसको निरंतर ह्रासमान, इसको कहेंगे केवल ह्रासमान और इसको कहेंगे केवल वर्धमान फलन। क्लियर है? अब ये जांच कैसे करेंगे, ये तो हमने इस पे ग्राफ पे दर्शा दिया। कैसे हम जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए जब कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो तरीका है जांच करने का उसके लिए, तो जैसे देखिए अगर ह्रासमान है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फलन है fx, ये fx फलन है, इस प्रकार कि यह फलन जैसे x1 और सपोज दैट यहाँ x2, ठीक है, x1 x2, तो इस पर इस प्रकार हो कि x1 जो है छोटा हो और x2 बड़ा हो। अगर x2 बड़ा है और x1 छोटा है, जहाँ कि x1 x2 जो है रियल नंबर है, ठीक है, तो fx1 छोटा हो और fx2 निकालने पर x का मान रखेंगे fx में x1 और fx में x2 का मान रखेंगे, ये fx2 बड़ा हो और fx1 छोटा हो।
तो इसका मतलब ये है, ये छोटा या बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। और जब ये निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान अगर है, तो इसका मतलब ये है कि fx1 इज लेस देन fx2। तो ये हो गया। हम लोग जो है देख रहे थे कि ह्रासमान और वर्धमान। तो वर्धमान के विषय में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ह्रासमान के विषय में कि जैसे अगर सपोज दैट ऐसा होता है कि fx कोई फलन है इस प्रकार कि x1 और x2 दो वैल्यू इस प्रकार है कि x1 x2 रियल नंबर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर x1 इज लेस देन x2, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो उस कंडीशन में fx1 इज ग्रेटर देन fx2, यानी fx2 छोटा हो fx1 कम है। तो इस कंडीशन में ये डिक्रीजिंग आर्डर है, यानी ये ह्रासमान है। ये क्या है? ह्रासमान, ठीक है, डिक्रीजिंग आर्डर में। और अगर ये बराबर है या फिर इससे है तो ये ह्रासमान है। लेकिन अगर ये ऐसे हैं कि fx1 और इज ग्रेटर देन fx2, यानी ये हमेशा बड़ा है, ये हमेशा छोटा है, तो ये निरंतर ह्रासमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरंतर ह्रासमान, ठीक है, निरंतर ह्रासमान। अब इसी पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी चाहे वर्धमान हो या ह्रासमान हो, यदि वर्धमान या ह्रासमान है तो इस कंडीशन में जब सपोज दैट मान लेते हैं कि ए बी है, ठीक है, और एफ वर्धमान फलन है। क्या है? एफ वर्धमान अगर फलन है तो एक्स बिलोंग टू ए बी, जहाँ x जो है ए बी के बीच का है। तो इस कंडीशन में f डैश x अगर निकालें तो ये 0 से अगर अधिक है, f डैश x 0 से अधिक का मतलब धनात्मक। यदि ये धनात्मक वैल्यू आता है तो इसका मतलब है कि ये वर्धमान होगा। और अगर यह जो है f डैश x 0 से कम आ जाए, अर्थात ये ऋणात्मक आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये ह्रासमान फलन है, ठीक है, और प्रत्येक x के लिए होगा। और अगर ऐसा है, तीसरा ये b है, तीसरा ऐसा है कि f डैश x यदि 0 के बराबर है, ठीक है, ए बी के लिए, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि f जो है एक अचर फलन है। क्या है? ये अचर फलन है, अचर फलन, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग जो है कुछ यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो क्लियर और अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न है यहाँ पर कि fx बराबर 7x माइनस 3, जहाँ r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। r क्या है? तो एक निरंतर वर्धमान फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x1 और x2 मान लेते हैं कि माना x1 और x2, माना x1 और x2, ठीक है, बिलोंग टू रियल, यानी रियल नंबर है। इस प्रकार कि x1 इज लेस देन x2, x2 बड़ा है और x1 छोटा है। चलिए अब हम देखेंगे fx1 निकालते हैं।
तो f(x1) क्या है 7x1 माइनस 3। f(x2) निकालते हैं तो ये 7x2 माइनस 3। ठीक है। अब अगर हम ये देखें यहाँ पर कि इन दोनों के लिए f(x1) और f(x2) तो ये हैं, हमें पता है कि x1 इज लेस देन x2 है। ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 7 से गुणा कर दें, दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर तो 7x1 इज लेस देन 7x2 हो गया। चलिए अब दोनों तरफ एक ही संख्या को जोड़ दें या एक ही संख्या को घटा दें तो भी यही रिलेशन रहेगा, यानी इसमें से भी 3 घटा दें और इसमें से भी 3 घटा दें तो भी तो यही रिलेशन रहेगा। ठीक है। और ये है f(x1) और ये है f(x2). देखिए इसका मतलब है कि f(x1) कम है और f(x2) ज़्यादा है। यहाँ पर भी x1 कम है, x2 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसलिए f(x) जो है एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है। और वर्धमान फलन है, परंतु वर्धमान में अगर यहाँ बराबर होता तो केवल वर्धमान होता है, बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए f(x) निरंतर वर्धमान फलन। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। चलिए ये देखा जाए दूसरा नंबर। दिखाइए कि प्रदत्त फलन, प्रश्न नंबर 2 है। लिखा गया है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) x³ माइनस 3x² प्लस 4x जहाँ x बिलोंग टू रियल नंबर आर निरंतर वर्धमान फलन है, यानी यह जो है निरंतर वर्धमान फलन है। ये दिखाना है। तो अभी पीछे हमने दिखाया है। चलिए आइए यहाँ पर निरंतर वर्धमान फलन है तो इसके लिए अभी हमने पीछे बताया कि जब वर्धमान फलन है, ठीक है, तो यह तभी हो सकता है संभव जब या तो हम दो मान लेते हैं x1 और x2 बिंदु, ठीक है, r का, और x1 बड़ा हो, x1 छोटा हो, x2 बड़ा हो, तो f(x1) और f(x2) बड़ा हो तो हम x1 और x2 इसमें रख दें। क्लियर है। जब x1 x2 रखेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है। तो इस पर निकाल सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि f' अगर निकालें तो f' यदि यह वैल्यू 0 से अधिक हो जाता है तो वर्धमान है, 0 से अधिक हो गया तो वर्धमान है, और 0 से अधिक नहीं हुआ तो ये वर्धमान नहीं है। ठीक है। 0 के बराबर हो जाएगा तो अचर पद है, और 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान फलन होता है। तो आइए यहाँ पर हम f' निकालते हैं। ठीक है।
तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसका अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है। और यहाँ 6 चाहिए, कितना चाहिए 6। अब 6 चाहिए और 3 गुणे 4। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ 6x है, यहाँ प्लस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा कि यदि हम ऐसा करते हैं कि 3, देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस यहाँ अगर हम सपोज दैट ऐसे लिखें 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें प्लस 1, प्लस यहाँ पर हम लिख दें 1 को यानी 3 लिख दें प्लस 1, ऐसे समझिए। तो ये क्या होगा 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको देखिए कि 3x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जरा समझने योग्य बात है कि x तो रियल है, नंबर है, x कुछ भी हो सकता है। अब जरा सोचिए x धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अगर x यहाँ धनात्मक है या 1 से कम है, चाहे कुछ भी हो, यदि इसकी वैल्यू ऋणात्मक भी आ जाए, जैसे -3 आ जाए इसमें, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना, 9 और 1 10। यहाँ कुछ भी है, अगर इसका मान लेते हैं 0 वैल्यू आ गया तो 0 अगर रखेंगे तो 0 गुणे 3 और प्लस 1, तो भी तो ये जो है 0 से अधिक आएगा, 1 आएगा। यानी अगर यहाँ पर -2 आ जाता है, x का मान अगर -3 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4 और 1 ये जोड़ा जाएगा 5। यानी ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा ही ये वैल्यू 0 से अधिक आएगा। जब हमेशा ये 0 से अधिक आएगा, इसका मतलब ये है कि यह निरंतर वर्धमान फलन है। अतः हम ये लिखेंगे कि निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा, अगर सपोज दैट ये जो है माइनस आने लगता है, ये हमेशा जो है f डैश x 0 से हमेशा कम होता है, तो जब हमेशा कम होगा तो निरंतर ह्रासमान फलन हम कहेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसे जल्दी से। हो गया? चलिए आगे देख लिया जाए। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखें। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन, लिखिए प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x, ये फलन है, ठीक है। पहला a 0 to पाई में निरंतर ह्रासमान है। b पाई to 2 पाई में निरंतर वर्धमान फलन है।
और c 0 to 2 पाई में न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम ए नंबर पे आते हैं। आपको पता है कि f(x) बराबर क्या है, cos x है, तो हम f' निकालते हैं। f' निकालेंगे तो माइनस sin x आएगा। अब ये ऋणात्मक आ गया ना, बोलिए, इसका मतलब ये है कि x का चाहे जो भी मान रखेंगे तो ऋणात्मक ही रहेगा, और जब ये x ऋणात्मक रहेगा, आप समझिए कि ये f' ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये 0 से कम है। ये क्या है, 0 से कम। पर अगर हम sin x की बात करें तो ये तो 0 से अधिक होगा, ये तो धनात्मक है, यानी x बिलोंग 0 to पाई। कब, जब sin x धनात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि जब sin x 0 से अधिक है तो ये तभी हो सकता है 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, और ये माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि f' जो है 0 से माइनस के बीच, 0 से पाई के बीच ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान, ह्रासमान है। ठीक है, अच्छा b देखा जाए तो b में हमें पता है कि f'(x), अब जरा देखा जाए कि आपने f'(x) निकाला क्या, माइनस sin x, यही तो निकाला, और जब माइनस sin x है तो f'(x) पाई टू 2 पाई, f'(x) बराबर माइनस sin x। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू रखना है हमें, वो पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच। अब जब देखिए, यदि यह पाई से 2 पाई के बीच है तो ये 0 से अधिक अगर हम रखते हैं, क्या 0 से अधिक, इसका मतलब कि ये 0 से अधिक है, तो ये तभी संभव है जब sin x 0 से कम है। sin x 0 से कम है तभी ये 0 से अधिक संभव है। ये ऋणात्मक होगा तो यहाँ ऋण माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तब 0 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब कि ये जब sin x 0 से कम होता है तो ये कब होता है, sin x 0 से कम तब होता है जब x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो पाई से 2 पाई के बीच हो, पाई से 2 पाई के बीच हो। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह अतः f'(x) यानी f(x) पाई टू 2 पाई निरंतर ह्रासमान, निरंतर यहाँ पर पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच आपने देखा कि यहाँ sin x, यहाँ पर ये 0 से अधिक है ना, तो इसका मतलब कि ये 0 से कम होगा, यानी पाई से 2 पाई के बीच वर्धमान होगा, पाई से 2 पाई के बीच वर्धमान होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पहले से माना था कि अगर ये वर्धमान है तभी संभव होगा जब sin x 0 से कम है, और ये जब sin x 0 से कम है तो तब संभव होगा जब पाई और 2 पाई के बीच। आप इस पर आ जाइए। ठीक है, यानी आप ऐसे देखते हो ना, ऐसे साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 से यहाँ 90 होता है, यहाँ पाई होता है, पाई से 2 पाई यहाँ तक, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ नीचे है ना, ये ग्राफ नीचे दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे होगा। ठीक है, नीचे है तो कम है,
कम होने का मतलब है कि ऋणात्मक है, और जब ये ऋण है, माइनस है, और माइनस से गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, यानी प्लस हो जाएगा। कब? जब माइनस में गुणा करेंगे तब। इसलिए एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स है। वर्धमान होने के लिए प्लस होना चाहिए, और वर्धमान अगर प्लस है इसका मतलब है कि ये माइनस है, तभी माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, उसके लिए सत्य है। क्लियर है? हो गया? तो सी नंबर लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए पहले। सी नंबर लिखिए, बोले लिखिए, उपरोक्त ए और बी में, ए और बी से, ए और बी से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, अब देखिए यहाँ ह्रासमान भी है और यहाँ वर्धमान है, दोनों को मिला दिया गया है, तो इसमें हम सी में कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच, यानी 0 से पाई भी, पाई से 2 पाई, दोनों आ गया ना। इसका मतलब कोई भी सत्य नहीं है। स्पष्ट है कि 0 to 2 पाई में f, 0 to 2 पाई में f न वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न वर्धमान है और न ही ह्रासमान। हो गया? लिख लिए सभी लोग? चलिए अगला नंबर लिखा जा। आइए, जो भी है अगला नंबर क्वेश्चन लिख कर लिखिएगा। वे अंतराल ज्ञात कीजिए, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, ज्ञात कीजिए जिनमें fx फोर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन, द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर, पहला निरंतर वर्धमान, दूसरा निरंतर ह्रासमान। ठीक है, निरंतर वर्धमान के लिए बिंदु के निर्देशांक बताना है और निरंतर ह्रासमान के लिए बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि fx दिया गया है। ठीक है, fx दिया गया है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब हम f डैश x निकालेंगे, तो यहाँ पे f डैश x अगर निकालेंगे तो देखिए f डैश x निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7। क्लियर है? अब आप देखिए जब f डैश x आ गया तो हम यहाँ पर देखेंगे किस किस बिंदु पर f डैश x का मान 0 है। पहले इसका अगर हम फैक्टर कर लें तो फैक्टर करते हैं, ये 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 72 था, 72, तो 12 अगर कॉमन ले लिया जाए
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसका खंड कर दें तो एक्स स्क्वायर 6 गुणे 3 गुणे 2 तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 12, ये x माइनस 3 और यहाँ x का मान लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये f डैश x है। अब f डैश x अगर हम 0 मान लें, 0 करने पर तो f डैश x अगर 0 है तो इसलिए 12 x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0 है। 0 है नहीं, 0 हम कर रहे हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ कहाँ पर x का मान 0 है, तो इसका मतलब x बराबर 3 भी होगा और x बराबर माइनस 2 भी होगा। ठीक है, अब जब x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 2 है तो अब हम जो वास्तविक रेखा के अंतराल होंगे उसको अब लेकर हम चलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये 2 वैल्यू आ गया तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम कहें कि x का मान 3 और माइनस 2 पर ये 0 है। ठीक है, यहाँ पर है 3 और माइनस 2, यानी ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तीन और 2, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस 2 से 3 के बीच में नीचे है। ठीक है, माइनस 3 से 2 के बीच में नीचे है और ये ऊपर है और ये ऊपर है। परंतु ये कब पता चलेगा? ये तो तब पता चलेगा जब हमें माइनस 2 से कम की वैल्यू रखने पर अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर रह जाएगा, 3 से अधिक रखने पर ये ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा। क्लियर है? 3 से अधिक रखा जाए तो ये सिचुएशन कैसे पता चलेगा? तो ये सिचुएशन यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, कि किधर अधिक है किधर। देखिए जैसे अगर 3 से कम रखेंगे, 3 से कम, माइनस 3 से कम, तो माइनस 3 से कम रखेंगे तो ये भी ऋणात्मक आएगा, ये भी ऋणात्मक आएगा, गुणा होगा धनात्मक आ जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर होगा। ध्यान समझिएगा कैसे रखा जाता है वैल्यू। यहाँ पर जब x का मान 3 से, ये जो 3 है ना 3, तो 3 से कम रखेंगे तो जैसे माइनस 1 रख दें। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिया है तो 3 से कम रखेंगे या तो 3 से अधिक रखेंगे। तो 3 से हमने कम रखा, तो जब 3 से कम रखा तो x का मान 3 से कम 2। ठीक है, तो 3 से कम रखेंगे अगर वैल्यू तो ये ऋणात्मक होगा। क्लियर? और ये धनात्मक होगा और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। कब? जब 3 से कम होगा तब। अच्छा, 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक है, तो जब 2 से अधिक है, यहाँ पर देखिए माइनस 2 से अधिक है, तो माइनस 2 से अधिक, तो माइनस 2 से अधिक माइनस 1 भी होगा, माइनस 3, तो माइनस 1 अगर रख दें तो माइनस 1 अगर रखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 4 आएगा। तो प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा। क्लियर है? यानी माइनस 2 से 3 के बीच में माइनस है और माइनस 2 से पहले धनात्मक है और प्लस 3 के बाद जो भी रखेंगे यहाँ पर वो सभी प्लस आएगा। ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। क्यों? जैसे 3 के बाद 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 और यहाँ पर 4 प्लस 2। अब जरा सोचिए कि 4 में से 3 जाएगा 1, 4 प्लस 2 यानी 6, 6 गुणे 1 तो 6 आएगा, प्लस आएगा ना। यानी 3 से जो भी अधिक रखेंगे प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो वैल्यू मिला वो मिला माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 और माइनस 2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू मिला है। अब इसमें आपको ये गेस करना है कि निरंतर वर्धमान किधर है, निरंतर ह्रासमान किधर है। ठीक है, तो देखिए ये तो निरंतर वर्धमान है, इसमें रखेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक तो निरंतर वर्धमान आएगा। क्लियर है? अब माइनस 2 से 3 के बीच रखेंगे तो इसमें ह्रासमान आएगा। क्या आएगा?
फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। और 3 से अधिक अगर रखेंगे इनफाइनाइट तक, 3 से इनफाइनाइट तक, तो इसमें भी वर्धमान होगा। ये वर्धमान हुआ, ये वर्धमान हुआ और ये क्या हुआ, ह्रासमान हुआ। अब अगर हम मिलाएं तो वर्धमान के लिए देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, दोनों को मिला दिया क्योंकि इधर भी वर्धमान इधर भी वर्धमान। और तथा ह्रासमान के लिए ये केवल -2 और 3। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। पापा मम्मी उंगली मांग रही है, दे दीजिए। हो गया, चलिए आगे निकला जाए। यहाँ तक कर लिए। तो अभी तो इसमें यही सॉल्यूशन है नहीं, वो तो पूछ रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें इधर फलन जो है प्रदत्त है अथवा नहीं। तो ये यहाँ पर इसमें क्या है, वर्धमान है, इसमें वर्धमान है, तो दोनों का यूनियन हो गया और ये ह्रासमान है। ठीक है, चलिए आइए, यही पूछ रहा था इसमें। अगला नंबर देखा जाए। अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन, जिनमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x, जहाँ x बिलोंग टू 0 और π/2 में a वर्धमान है। जब a वर्धमान है तब b ह्रासमान। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि f(x) जो है sin x है। f(x) क्या है, sin x। तो f'(x) निकालेंगे, f'(x) बराबर cos x। ठीक है, अब माना जाए कि f'(x) जो है वह 0 है। इस कंडीशन में cos x बराबर 0, तो x की वैल्यू जो आएगा 0 to 2π। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, सॉरी, ये sin x नहीं है बल्कि sin 3x है ना, तो यहाँ 3x लिखना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 3x का यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 cos 3x बराबर 0, तो cos 3x बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर 3x का जो वैल्यू होगा, 3x का वैल्यू वह तो 0 से लेकर 0 है तो π/2 से लेकर 3π/2 तक होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगा π/2 से 3π/2 तक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है cos का मान। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि
ये x बराबर x बिलोंग हो जाएगा क्या, पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 6, तो या फिर 3 पाई बाई 2 इंटू 3 कट जाएगा पाई बाई 2, यानी x बिलोंग पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2, ये आ गया। ठीक है, यानी पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2 कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू। अब देखिए पहला a पर आ जाइए। यदि x बिलोंग 0 टू पाई बाई 6, जीरो टू पाई बाई 6, इसका मतलब ये है कि यह x की वैल्यू 0 और पाई बाई 6 के बीच में है। क्लियर है। अब यहाँ पर 0 और पाई बाई 6 के बीच है। अब यहाँ पर पाई बाई 6 के बीच है। अब इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2, इस कंडीशन में, ठीक है, 0 से cos 3x, ध्यान समझिएगा, जब हम 3 पाई बाई 2 और 0 रखेंगे तो जो cos 3x की वैल्यू होगा वो cos 3x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अब जरा देखिए कि जब यहाँ से cos x का मान पता चला, तो अब पहला कि f डैश x 0 से क्या है, बड़ा है, यहाँ 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, 1 से कम है, तो यहाँ पर f डैश x क्या पता चला यहाँ से कि 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि 0 और पाई बाई 6 के बीच में fx जो है वर्धमान है। हम ये कह सकते हैं कि fx क्या है, वर्धमान है। क्लियर है। अब चलिए b का देखते हैं। तो b में यदि x बिलोंग टू पाई बाई 6 व पाई बाई 2, ठीक है, सपोज दो, इसका मतलब इसमें अगर देखना है तो पाई बाई 6 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू x बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2। और चलिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पाई बाई 6 जो है यहाँ, तो हम इसको कर दें पाई बाई 2, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो ये 3x है, वो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से बड़ा है, और 3 पाई बाई 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 3 गुना 3 से गुणा कर दिया गया पूरे समीकरण में, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पाई बाई 2 हो गया, 3x हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 3x जो है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में है, और उस कंडीशन में x की जो वैल्यू है, fx की जो वैल्यू आपने देखा कि अब ये पता चल चुका है कि 90 से अधिक और 3 पाई बाई 2 270 से कम, तो यहाँ पर cos 3x की जो वैल्यू होगा, cos 3x की जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें cos की वैल्यू ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 और यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, और ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ही कह रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में cos 3x की वैल्यू कह रहा है, तो cos 3x का मान अब निकल जाएगा कि यह, इसका मतलब ये है कि यह 0 से कम है, ये ऋणात्मक है, और जब यह ऋणात्मक है तो निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान। लिख लीजिए जल्दी से।
जल्दी से पूरा करिए। हो गया? चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए लिखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर sin x प्लस cos x, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान। चलिए अब हम देखेंगे कि f(x) क्या दिया हुआ है। f(x) दिया हुआ है sin x प्लस cos x, ठीक है, जहाँ 0 कम है x से या बराबर होगा, या x 2 पाई से कम है या 2 पाई के बराबर होगा। अब f(x) बराबर ये cos x माइनस sin x हो जाएगा, और f(x) बराबर 0, इसका मतलब cos x माइनस sin x बराबर 0, तो cos x माइनस sin x बराबर 0, तो cos x बराबर sin x। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यू आएगा वो π/4 से लेकर 5π/4 तक, x की वैल्यू π/4 से पर बराबर होगा 5π/4 को बराबर होगा, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गया, x का मान आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि जितने भी अंतराल दिए गए हैं, ठीक है, अंतराल अब यहाँ पर देखेंगे π/4 5π/4, तो अब इसे हम बांट लेते हैं। चूँकि हमें तो जो अंतराल दिया गया है 0 से 2 पाई के बीच दिया है ना, तो ये π/4 है, तो इसका मतलब है कि जो अंतराल होगा वह अंतराल 0 से π/4 होगा, और फिर π/4 से 5π/4 होगा, और फिर 5π/4 से 2 पाई तक। ये इसका जो है अंतराल है। अब इन अंतरालों में किस पर वर्धमान है, किस पर ह्रासमान है, तो अब ये हम अगर चेक करेंगे तो 0 से π/6, 0 से π/6 पर f' का मान π/6, f'(x) अगर यहाँ x के स्थान पर π/6 रखते हैं, ठीक है, x के स्थान पर π/6 रखते हैं, तो ये cos x अधिक होगा sin x कम, यानी इसकी वैल्यू धनात्मक आएगा, यानी 0 to π/6 पर f'(x) क्या आएगा? धनात्मक, इसलिए ये वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। अब π/4 और 5π/4 के बीच अगर टेस्ट किया जाए तो यहाँ पर f'(x) का मान निकलेगा, तो cos π/4 माइनस sin 5π/4, तो 5π/4 में पाई प्लस π/4, यानी साइन यहाँ 245 अंश की बात कर रहा है, और यहाँ पर cos जो है 5π/4 यानी 245। अब ये 245 है, तो यहाँ पर जब 245 रखेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब रिजल्ट जो है परिणामी
ये देखेंगे तो प्लस की तरफ न आकर माइनस की तरफ आता है। कब? जब π/4 और 5π/4 इसमें रखेंगे तब। तो यानी इस पर जो है मैं f' की वैल्यू cos x माइनस sin x, ठीक है, ये दोनों ही 0 से क्या होंगे? कम। अतः यहाँ पर क्या होगा? ह्रासमान, ठीक है। इसी तरह 5π/4 पर निकालेंगे, लास्ट बचा है 5π/4, इसी पर रखकर चेक करेंगे तो वो धनात्मक आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे वर्धमान, ठीक है, वर्धमान बढ़ रहा है। क्लियर है? तो लिख लीजिए जल्दी से इसे। और शेष चीज़ों पे चर्चा अब कल मिलेंगे। कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। उसके बाद आपके, हालांकि एनसीईआरटी के भी इसमें प्रश्न जैसा हम सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही सेम प्रश्न एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो जो जो एनसीईआरटी से मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम तो पूरा एक बार सॉल्व करेंगे ही, चाहे हम सॉल्व किए हों या न किए हों, उसका हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगले दिन मुलाकात होगी तो हम सॉल्व करेंगे कुछ और प्रश्न, ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।